हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर वॉज द G20 फाउंडेड? G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000, 1999, 1994 या फिर 1985? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ सेप्टेम्बर ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये हर साल सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को यानी कि थर्सडे को मनाया जाता है। इस बार ये डे 28 सितंबर 2023 को मनाया जा रहा है। आपको बता दें, साल 2023 के लिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ये जो डे है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO द्वारा बनाया जाता है। तो अगर हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लें तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि शिपिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 1948 को जेनेवा में जो UN कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान हुई थी और पहली बार इसकी मीटिंग जनवरी 1959 में संपन्न हुई। इसका हेडक्वार्टर्स लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और 175 मेंबर स्टेट्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं। वहीं आपको जानना चाहिए मार्पोल क्या है। इसका मतलब है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 2 नवंबर 1973 को। एक और महत्वपूर्ण कन्वेंशन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UN क्लोज। ये 10 दिसंबर 1982 को साइन हुआ था। ये जो सन है याद रखिएगा। और लागू कब हुआ है कन्वेंशन? 1994 में, 1994 में। विच फिल्म हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2024? ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, 2018। आपको जानना चाहिए 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रहेगी ऑस्कर्स 2024 में। और इसमें तविनो थॉमस ये एक्टर हैं, ये मुख्य भूमिका में नज़र आ रहे हैं इस मूवी में। इसको डायरेक्ट किया है जुड एंथनी जोसेफ ने। आपको बता दें ये एक मलयालम फिल्म है और 2018 में जो केरला फ्लड्स आई थी उससे संबंधित ये मूवी है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि किस भाषा से संबंधित है ये मूवी, तो मलयालम से संबंधित है। ऑप्शन में आपको तेलुगु भी मिल जाएगा, तमिल भी मिल जाएगा, हिंदी भी मिल जाएगा। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FFI ने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी इंडियन फिल्म से कि जो भी अपनी फिल्म भेजना चाहता है 96 एकेडमी अवार्ड्स के लिए वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। तो उसके बाद 2018 को सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, ऑस्कर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं जब बात हो ही रही है ऑस्कर्स की, भारत से संबंधित। फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ एन ऑस्कर कौन थी? भानु अथैया। इन्होंने
एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट कस्टम डिज़ाइन जीता था गांधी मूवी में अपने वर्क के लिए। लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे, इन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर दिया गया। 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर ने कई सारे अवार्ड्स जीते। अमंग द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर जय हो, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर फॉर ए आर रहमान एंड बेस्ट साउंड मिक्सिंग फॉर राहुल पुकुती। इस साल भी नाटू नाटू फ्रॉम RRR, इसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जीता। वहीं द एलिफेंट विस्परर्स, इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट अवार्ड जीता है। हु हैज़ बीन गिवन एक्सटेंशन एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे कार्यकाल विस्तार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अमित खरे। देखिए अमित खरे, इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र के तौर पर एक्सटेंशन दिया गया है। जो इनकी सर्विस है उसको एक्सटेंड की गई है 12 अक्टूबर 2023 के बाद से। कब तक के लिए? जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पद पर हैं अभी। आपको बता दें अक्टूबर 2021 में इनको अपॉइंट किया गया था 2 साल के लिए। वहीं आपको जानना चाहिए कि राजेश एस गोखले, ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, इनको भी 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। What is the limit set by the Reserve Bank of India for Ways and Means Advances (WMA) for the second half of the financial year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए निर्धारित सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 50,000 करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके जो फाइनेंशियल 2023-24 का सेकेंड हाफ है, यानी कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक, इसके लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट सेट की है वो 50,000 करोड़ रुपए है। अब आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेम्प्रेरी लोन प्रोवाइड कराते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये टेम्प्रेरी लोन होता है और 90 डेज़ के अंदर इसे रिटर्न करना होता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम 1997 में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ये सन आप याद रखिएगा और इसकी डेफिनेशन भी याद रखिएगा कि क्या चीज़ है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बैंकिंग इंटरव्यू में। अच्छा, अब इसमें आपको ये जानना चाहिए कि ये पैसा 90 दिन के अंदर जो है देना पड़ता है और उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी लगता है। ये पैसा RBI ने दिया तो है पर इंटरेस्ट रेट के साथ वापस जो है लेगी। इंटरेस्ट के रेट क्या होता है? जो रेपो रेट चल रहा है वही इंटरेस्ट रेट इस पर लगता है। ठीक है। अच्छा, अगर 90 डेज़ एक्सीड कर जाए, 90 डेज़ तक भी आप पूरा नहीं दे पाई सरकार, ठीक है, तो उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट वो रेपो रेट से +2% अबव लगता है। मान लीजिए रेपो रेट 4 है तो 6% का इंटरेस्ट लगने लग जाएगा, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। साथ ही आपको जानना चाहिए RBI ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स की जो ऑक्शन होने वाले हैं उसका एक कैलेंडर इशू किया है फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 को जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसके लिए। एज पर द कैलेंडर ट्रेजरी बिल्स वर्थ अ टोटल ऑफ 3,12,000 करोड़ will be auctioned through phases. When is the International Day for Universal Access to Information celebrated? सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है सितंबर 28। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये प्रोक्लेम किया गया था 15 अक्टूबर 2019 को 74th UN जनरल असेंबली में कि ये दिन 28 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार इसका स्पेशल फोकस रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑनलाइन स्पेस फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। और इस बार जो सेलिब्रेशन है ये ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में जो है मनाया जा रहा है 28 सितंबर को। Who inaugurated the modernized Marine Museum at the Fish Survey of India in Visakhapatnam, आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण में आधुनिक समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है परसोत्तम रूपाला। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परसोत्तम रूपाला, इन्होंने मॉडर्नाइज्ड मैरीन म्यूजियम को इनोग्रेट किया है फिश सर्वे ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 200 से ज़्यादा फिश एंड अदर मैरीन प्रोडक्ट्स की वैरायटीज़ इस म्यूजियम में प्रिजर्व की गई है। आपको जानना चाहिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ये कोची केरल में है। इस आर्टिकल में इस इंस्टीट्यूट का नाम भी दिया गया था तो मैंने सोचा ये आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर है।
वेयर वॉज द इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ इवेंट हेल्ड? इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने एक जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है ग्लोबल साउथ के लिए। तो इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का मकसद है इंडिया के जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उनको ग्लोबल साउथ में जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ जो है शेयर करना। द इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड एट द इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ इन न्यूयॉर्क। ग्लोबल साउथ आप कई बार टर्म सुनते हैं ना, ग्लोबल साउथ की वैसे स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, पर ग्लोबल साउथ मतलब जो ये डेवलपिंग कंट्री है, वेस्ट को छोड़कर जो हमारी साइड की अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इसमें जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं। जैसे पूरा अफ्रीका उसमें आ गया और अपना एशिया भी उसमें आ जाता है, ठीक है, रशिया को छोड़कर इधर का जो एशिया है ये आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया तो पूरा आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। As part of the initiative, the UN India team and Bill and Melinda Gates Foundation will partner to leverage India's technical and economic cooperation platform. The initiative will also operationalize the development relevant deliverables of India's G20 presidency, यानी कि जो भी डेवलपमेंट संबंधित इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी हुई है उसमें जो भी वादे किए गए उनको ऑपरेशनलाइज किया गया। These include the G20 Action Plan for accelerating progress on the Sustainable Development Goals, technological transformation, and building digital public infrastructure. What is the monetary penalty amount imposed by RBI on State Bank of India? RBI द्वारा SBI पर लगाई गई मौद्रिक धनराशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 1.30 करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.30 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस एंड एक्सपोजर्स। साथ ही आरबीआई संबंधित एक और आप न्यूज जानिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द साहिबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र और द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र है, इन दोनों ही बैंक के एमलगमेशन की स्कीम को सैंक्शन कर दिया है और इसको सैंक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं किस धारा के तहत किया गया है। और अब जो ब्रांचेज हैं साहिबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र की, ये कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र की ब्रांचेस के तौर पर जो है कार्य करेंगी। विच बैंक हैज अपॉइंटेड मनीष जैन एज कंट्री हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग? किस बैंक ने मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। आपको जाना चाहिए यस बैंक ने मनीष जैन को कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग ऑफ द बैंक नियुक्त किया है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द रवि थोथा। यस बैंक की बात करें, सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। यस बैंक से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले कुछ महीनों में पढ़े। यस बैंक ने आयरिश इंट्रोड्यूस किया था, आयरिश बाय यस बैंक टू रीडिफाइन मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स। यस बैंक और ब्रिक्स पे इन दोनों ने पार्टनरशिप की थी टू रिवर्सलाइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इंडियन एमएसएमईज। यस बैंक ने जस्ट पे के साथ कोलैबोरेट किया था टू लॉन्च हाइपर यूपीआई बेस्ड प्लग इन सर्विस। यस बैंक ने यस पे इजी जो कि एक मोबाइल ऐप है मर्चेंट्स के लिए, इसको लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया। तो ये सभी यस बैंक से संबंधित करंट अफेयर्स हैं, ये आपको रिविजन पर्पज के लिए मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। REC Limited has signed an MOU with which bank to co-financing infrastructure projects? REC Limited ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक है। आपको जाना चाहिए REC Limited जिसके CMD विवेक कुमार देवगन हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ टू जॉइंटली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फंडिंग प्रोजेक्ट्स इन द पावर सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर अंडर अ कंसोर्टियम अरेंजमेंट। REC and PNB will associate with each other to co-finance loans amounting to rupees 55,000 crores over the next 3 years। तो अगले 3 सालों में जो पावर सेक्टर है, ठीक है, उसमें 55,000 करोड़ रुपए तक के लोन ये दोनों मिलकर देंगे। PNB की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स दिल्ली है, MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल हैं, टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर पार्ट ऑफ फेज सेकंड ऑफ द अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम? कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के चरण 2 का हिस्सा हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, 54।
आपको जानना चाहिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, इन्होंने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का सेकंड फेज लॉन्च किया है 54 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। और ये स्कूल्स कहाँ पर होंगे? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना में। आपसे पूछा जा सकता है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स किस मिनिस्ट्री की पहल है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। The second phase would include an advanced programming and artificial intelligence curriculum। देखिए, पायलट बेसिस पर जो पहला चरण लॉन्च किया गया था वो अमेजॉन इंडिया के साथ मिलकर और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 7,000 स्टूडेंट्स को, जो कि 6 ग्रेड से 8 ग्रेड तक के बीच के रहे, इनको ट्रेन किया गया। किस सब्जेक्ट पर? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ग्लोब प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स। Where was the 31st meeting of the Northern Zonal Council held? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है अमृतसर। आपको जानना चाहिए कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की अध्यक्षता की है अमृतसर, पंजाब में। जो जोनल काउंसिल होती है ना, इसकी अध्यक्षता होम अफेयर्स मिनिस्टर करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम मेंबर स्टेट्स एंड सीनियर ऑफिसर्स, इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया है। आपको ये जानना चाहिए, स्टैटिक पार्ट है जीके का। 5 जोनल काउंसिल्स को सेटअप किया गया था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के पार्ट 3 के तहत। ये है नदर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड सदर्न जोनल काउंसिल। ठीक है। अच्छा, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, ये जोनल काउंसिल्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा जो है देखा जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जोनल काउंसिल नहीं है, एक अलग से काउंसिल बनाई हुई है अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972। तो पूछ लेते हैं कितनी जोनल काउंसिल हमारे देश में? तो 5 हैं। विच एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज? किस एजेंसी ने दक्षिण दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। आपको जाना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने वर्ल्ड बैंक द्वारा आयोजित साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज में पार्टिसिपेट किया है। ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रही है। The event centered around India's digital public infrastructure and its potential to serve as an inspiring model for African nations, especially in light of the African Union's recent inclusion in the G20 during India's presidency of the summit this year। तो जो अफ्रीका है उसके लिए ये समिट जो है एक इंस्पायरिंग मॉडल के तौर पर कार्य कर सकती है, क्योंकि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। कॉन्फ्रेंस का थीम रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंडिया स्टोरी। What was the primary aim of the G20 University Connect initiative? G20 University Connect पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन डी है टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी अमंग इंडियाज यूथ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। द G20 University Connect initiative was undertaken with the aim to build an understanding of India's G20 presidency among India's youth and enhance their participation in the different G20 events। तो जो यूथ है हमारे देश का, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी हुई है, ठीक है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस रहा है उसके बारे में जान सकें, अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर सकें, उससे संबंधित ये प्रोग्राम रहा है। The Prime Minister also released 4 publications on the occasion, namely The Grand Success of G20 Bharat Presidency, Visionary Leadership, Inclusive Approach, India's G20 Presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, Compendium of G20 University Connect Program, and Showcasing Indian Culture at G20। Where was the mega national event Shakti 2023 held? एक मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम शक्ति 2023 है, कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है कलपक्कम। देखिए, एक मेगा नेशनल इवेंट जिसका नाम शक्ति 2023 है, यानी कि स्त्री इन HVACR एंड आर्किटेक्चर एंड की इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्री, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCER कलपक्कम, तमिलनाडु में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स कलपक्कम चैप्टर एंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन कलपक्कम ब्रांच के द्वारा।
इस इवेंट का थीम रहा विमेन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। Which organization collaborated with IICA to conduct a workshop on business responsibility and sustainability reporting BRSR? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR पर एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए किस संगठन ने IICA के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि IICA इसने अपने स्कूल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके एक वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है नई दिल्ली में। इस वर्कशॉप का नाम रहा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। The objective of the workshop was to build the capacity and awareness of the participants on the emerging trends and best practices of BRSR in relation to environmental, social and governance issues। अब ये जो ESG लिखा है ना, environmental, social and governance issues, कई बार देखिए आपके सामने आ जा रहा है ना। अगर आप तब भी एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और आप नहीं करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ठीक है, आपकी तैयारी जो है आप प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। अभी पूछा गया था ना ESG, तो जिन्होंने भी छोड़ा है उनको डिटेल में पढ़ने की नीड है और हर एक चीज़ को जो है बारीकी से समझिए। जो मैं आपको बताता हूँ, मैं काफ़ी जो कंटेंट है उसको काफ़ी कट करके तैयार करता हूँ, इसमें टाइम बहुत लगता है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो अलग अलग जगह से कलेक्ट करके तब डालता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि मतलब जो केवल वीडियो लेक्चर की लेंथ बढ़ाए या फिर PDF मटेरियल के पेजेस बढ़ाए। ठीक है, इस तरह का काम हम नहीं करते हैं। बनाने को मैं अब इतने सारे क्वेश्चन किए तो इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा लंबा भी ऐड कर सकता था। ठीक है, वीडियो की लेंथ लंबी होती है तो जो है हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है, पर ऐसा नहीं करते हम लोग, है ना। क्योंकि क्वालिटी जो है अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बच्चे समझ जाते हैं। बच्चे बेवकूफ़ नहीं हैं आजकल। ठीक है, आजकल क्या कभी भी नहीं रहे हैं, पर उन्हें पता चल जाता है कि जो है फालतू का कंटेंट दिया जा रहा है और टाइम पास किया जा रहा है, तो इस तरह काम नहीं करते हैं। एस्पिरेंट को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, पर जितना आपको बताया जा रहा है उतना तो आप पढ़िए। कई बच्चों ने ESG की फुल फॉर्म जो है छोड़ कर आए अभी एग्ज़ाम में, और ये जो है कई बार हम पढ़ते आ रहे हैं डिटेल में। ESG का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड व्हेन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज। आप किसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ सेट ऑफ एस्पेक्ट्स हैं, यानी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़। ठीक है, इन सबको माइंड में रखने चाहिए, उसको बोलते हैं ESG। Which country's Kushal Malla has broken the record for the fastest men's T20 century? किस देश के कुशल मल्ला ने सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन सी है नेपाल। आपको जाना चाहिए नेपाल के कुशल मल्ला इन्होंने जो है T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी जो है मारी है, और साथ ही नेपाल की टीम ने हाईएस्ट T20 टोटली बनाया है मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए इन एशियन गेम्स 2022 में। मल्ला ने जस्ट 34 डिलीवरीज ली अपनी सेंचुरी बनाने के लिए हांगजोउ चाइना में, और इससे पहले रिकॉर्ड था रोहित शर्मा के पास 35 बॉल्स पर उन्होंने बनाई थी। डेविड मिलर ने भी बनाई थी 35 बॉल्स पर, और सुदेश विक्रम शेखरा ने 2019 में बनाई थी 35 बॉल्स पर। तो इनके रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। साथ ही नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन पर 3 विकेट ये स्कोर बनाया है T20 में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक और रिकॉर्ड देखें, नेपाल के बैटिंग ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने भी जो है एक इतिहास रच दिया है। इन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाई है T20 क्रिकेट में, और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जो दीपेंद्र है इन्होंने केवल 9 बॉल्स में अपनी 9 बॉल्स में अपनी 50 जो है जड़ दी है। इससे पहले युवराज सिंह ने 12 बॉल्स पर अपनी 50 लगाई थी इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप 2007 हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, और उसके बाद फिर क्रिस गेल ने भी 12 बॉल पर लगाई थी। ठीक है, अब इन्होंने 9 बॉल पर लगाई है दीपेंद्र सिंह एरी ने। तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स सेक्शन से। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने जा रहे हैं। तेजू एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। हु इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड? फ्रेंकोइज बेटनकोर्ट मेयर्स, फ्रांस से हैं, और लॉरियल जो कंपनी है या ब्रांड है उसकी वाइस चेयरपर्सन है ये। The 35th edition of the annual Gandhi Walk took place in which city? Johannesburg, South Africa. In which city was India's first underground power transformer installed? Malleswaram, Bengaluru. Which oil firm unveiled India's first green hydrogen powered bus in New Delhi? Indian Oil Corporation, और इसको डिलीवर किया है टाटा मोटर्स द्वारा। 3 athletes from Arunachal Pradesh, Neman Wangsu, Onilu Tega
and Mipung Lamku were denied entry into Hangzhou, China for the Asian Games. Which sport do they play? Answer is wushu. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म क्वाड्रपल स्कल्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर से वही जैसे रिकर्व पूछा गया था एक बार बैंक के एग्जाम में, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। The IPSA Blind Football Intercontinental Cup 2023 started in which city? Who will be honored with 53rd Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award? Which country is the current chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में कराता हूँ और इसका आंसर आप जरूर दिया कीजिए, बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें। Which country launched a new tactical nuclear attack submarine called Fukuk Song 6? नेम द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया चेयरमैन हु रिसेंटली क्विट। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडे को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।